हेलो दोस्त, इससे पहले हम जान चुके हैं शब्द विचार किसे कहते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण के कितने भेद है। इसमें बाकी जो बचा था पद विचार बाकी था और वाक्य विचार बाकी था। आज इसको हम क्लियरली कर लेते हैं। देखिए, आज पद विचार को परिभाषा के माध्यम से जानते हैं कि पद विचार किसे कहते हैं और क्या होता है। देखिए, जब कोई शब्द को कोई स्थान मिल जाती है तो पद विचार कहते हैं। यानी कि जो कोई स्थान ले लेता है अपना मतलब कहीं पे बैठ गया है, तो जैसे कि एक चेयर पे बैठ गए तो बोल देता है कि हम चेयर पे बैठ गए हैं, जो कि जगह मेरा है, तो उसी को बोलते हैं ये पद में लेना। जब कोई शब्द कोई स्थान पे बैठ जाता है तो उसको हम बोलते हैं पद लेना, उसे ही पद विचार कहते हैं। हम उदाहरण के तौर पे बता देते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे कि कोई लड़का है, लड़का आम खाता है। इसमें देखिए लड़का एक कोई संज्ञा हो गया है। यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ लड़का शब्द ना रह के यहाँ लड़का शब्द न रह के पद बन गया है। यहाँ देखिए लड़का कोई शब्द नहीं रहा है, मतलब लड़का जो है कोई स्थान ले लिया है कि लड़का आम खाता है। लड़का मतलब कोई जगह ले लिया है कि जो कि आम खा रहा है, तो उसको हम यहाँ पे लड़का क्या हुआ, लड़का आम खाता है, संज्ञा के रूप में आ गया। लड़का एक पद ले लिया जो कि आम खाता है, लड़का संज्ञा में आ गया, ये पद बन गया। ये समझिए कि ये लड़का जो है पद बन चुका है। अब जानते हैं वाक्य विचार किसे कहते हैं। वाक्य विचार किसे कहते हैं, परिभाषा देते हैं आप। जब हम कई शब्दों को मिलाकर एक सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं, वाक्य कहलाते हैं, कहते हैं या कहलाते हैं।
जब हम कई शब्दों को मिलाकर एक सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं, मतलब कई शब्दों को मिला करके एक शब्द बनाते हैं, मतलब जैसे लड़का आम खाता है, एक ही वाक्य हो गया। लड़का आम खाता है, कई शब्दों को मिला करके एगो वाक्य बनाए, मतलब कि तो वही एक वाक्य हो गया। कई शब्दों को मिला करके एगो मतलब उच्चारण कुछ मतलब भेद पैदा किए हैं, इसी को हम वाक्य कहते हैं। सीधी सी बात। अब हम जैसे देख लेते हैं, जैसे हम इसका उदाहरण दे देते हैं कि मान लीजिए राजेश खाना खाया, राजेश खाना खाया, या यह एक वाक्य हो गया। इसका कोई लाइनिंग है, मतलब है कि राजेश क्या करता है, खाना खाया, तो यही एक वाक्य हो गया। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। वर्ण, अब हम जानते हैं कि यहाँ से वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला बाकी था, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित, ऐसे ही होता है व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। देखिए दोस्त, अगर हम कई मोतियों को मिला करके एक गले का हार बनाते हैं, जो कि मूंगा जिसको बोलते हैं, उस मूंगा बनाते हैं, तो उसी टाइप से मतलब उसी को बोलते हैं। कई वर्णों को मिला करके एक जो मतलब कोई अथी प्रदान किया ना, तो उसको वर्णमाला कहते हैं। सही आप जान गए होंगे। और भी इसका देख लीजिए, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला को देवनागरी यानी पहाई लिपि में लिखा जाता है। अब जानेंगे हम स्वर्ण क्या है। स्वर वर्ण तो बता चुके हैं। इससे पहले एक बात और जान लीजिए। स्वर तो हम बता चुके हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण का भी एक प्रकार है। स्वर वर्ण का भी एक प्रकार है। ठीक है, इसको कोष्ठ में दे देते हैं। अब हम जानेंगे स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। इसका जान लीजिए, 3 प्रकार होते हैं। हर स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। एकदम लिख करके इसका हम परिभाषित करते जाते हैं। हर स्वर सबसे पहले जानते हैं। सॉरी, दिखता नहीं है। हर स्वर
जिन लिखना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, जिस भी हो गया तो चलेगा। जिन स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण करने में कम समय लगता हो, उन स्वरों को हर्ष स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण करने में कम समय लगता हो, उन स्वरों को हम हर्ष स्वर कहते हैं। उच्चारण एग्जाम्पल में देख लीजिए। हर्ष स्वर, हर्ष स्वरों लिखेंगे तो सही। हर्ष स्वरों को, हर्ष स्वरों की, हर्ष स्वरों की कुल संख्या, हर्ष स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? हर्ष स्वरों की कुल संख्या 4 होती है। अब जानेंगे हम इसमें। हर्ष स्वर की कुल संख्या 4 तो होती है, क्या क्या होती है इसके बारे में देखिए। पहला है अ हो गया, हर्षई हो गया, उ बोलते हैं हम लोग तो हर्षई, इसको बोलते हैं दीर्घाई, इसको बोलते हैं री। कई जगह पे उ बोल देते हैं, ई बोल देते हैं, इस सब को। इसका कितना होता है? 4। अब जानेंगे दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण करने में हर स्वर से दोगुनी, दुगुना सही होगा, दुगुना समय लगता हो, उन स्वरों को दीर्घ स्वर, उन स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। सेकेंड नंबर हुआ पुलुत स्वर। पुलुत स्वर क्या है? इसको लिखेंगे जिन स्वरों
के उच्चारण उधा च होगा, उधा च चाकरण, सॉरी उधा च उच्चारण करने में हर स्वर से 3 गुना समय लगता हो उन स्वरों को प्लुत स्वर कहते हैं। यहाँ तक जान चुके हैं। एक बात और जान लीजिए, हिंदी वर्णमाला में 11 में स्वर है। हिंदी वर्णमाला में 11 में स्वर है और बाकी जो है जिसमें 4 हर स्वर और दीर्घ, यहाँ पे 7 दे दें, 4 हर स्वर और 7 दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर, सॉरी नहीं दिख रहा है, दीर्घ स्वर है। 7 4 मिला करके 11 ठो है टोटल। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्त। इससे अगले बार हर स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर के बारे में जान चुके हैं। इससे अगले हर स्वर में हमने एग्जाम्पल तो दे दिए थे, दीर्घ स्वर में एग्जाम्पल नहीं दिए हैं दोस्त, थोड़ा दे देते हैं। इसमें भी जान लीजिए पूरा डिटेल से कि एग्जाम्पल में कैसे मतलब दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, उस हर स्वर के 2 गुना लगता है। जैसे मतलब इसमें अ है, हर्षई है, उ है, री है, तो इसी तरह से इसमें भी मतलब जैसे अ है ना, तो इसमें देखिए कंठ का कितना उच्चारण लगता है अ। इसमें थोड़ा और जोरदार लगता है, जैसे मतलब आ कितना मतलब कंठ का उच्चारण जो है थोड़ा अधिक पड़ता है। आ हर्षई में देखिए कितना मतलब अथी लगता है उसमें। इसमें है दीर्घई उ, इसमें देखिए मतलब प्लुत स्वर में हम 3 मात्रा का समय लगाते हैं, जो कि इसका एग्जाम्पल में देख लीजिए। प्लुत स्वर कहते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे हे सीता, मतलब हे कुछ कंठ का उच्चारण थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए, इसमें ज़्यादातर मिलता है। जैसे हे राम, हे श्याम,
हे सीता, यही सब हुआ आदि। इससे अगले वाली वीडियो में हम जानेंगे संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, और व्यंजन तो जान चुके हैं जो कि स्वर की मात्रा और इस सब जान चुके हैं। संयुक्त स्वर के बारे में जानेंगे, व्यंजन के बारे में जानेंगे, व्यंजन के बारे में नहीं जाने थे। इससे आगे हैं वर्णों का उच्चारण करने के लिए महाप्राण के बारे में, इस सब के संधि के बारे में उसके बाद जानेंगे। आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।